जी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हमने करना है टॉपिक द रोल ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द डेवलपमेंट। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जो है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की शेप, फॉर्म या अगर उसकी सेल की जो डिफरेंशिएशन होती है, जिसमें सेल डिफरेंशिएट होकर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें इसमें इसके साइटोप्लाज्मिक कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनका रोल होता है। इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को हम बोलते हैं मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, जो कि सेल की डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो जब फर्टिलाइज्ड एग जो होता है ब्लास्टोमियर स्टेज पे जाता है, ब्लास्टुला स्टेज पे जो एक ब्लास्टोमियर बन जाता है, तो ये डिटर्मिनेंट्स उस ब्लास्टोमियर में प्रेजेंट होते हैं। एक फर्टिलाइज एग जो था एक्सपेरिमेंटली लिया गया एस्टियन का, और इसमें जो थे कुछ 5 कंपोनेंट्स देखे गए जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और साइटोप्लाज्म के समय ये कंपोनेंट्स थे जो कि ब्लास्टोमियर में देखे गए थे, जो और इनका कलर जो था वो डिफरेंट था, और ये डिटर्मिनेंट जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे डिफरेंशिएशन के, और इनको हमने नेम दिया था मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। क्लियर साइटोप्लाज्म जो है वो एसडीएन में देखा गया कि एसडीएन ब्लास्टोमियर में लार्वा की एपिडर्मिस को प्रोड्यूस करता था। जो येलो साइटोप्लाज्म था वो मसल सेल्स उसमें से राइज होते थे। जो ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म था उससे उसे गट की डेवलपमेंट हुई, और जो ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म था उससे उसकी नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन देखी गई। अब इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि क्या वो डिटर्मिनेंट्स जो हैं या वो स्पेसिफिक कंपोनेंट जो हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की शेप और फॉर्म को की फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर ऐसे कंपोनेंट जो हैं वो उसके न्यूक्लियस में होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये रोल देखने के लिए ये टॉपिक जो है द रोल ऑफ द न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट। मोस्टली जो जीन कंट्रोल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए थे कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि क्या ये कंपोनेंट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में हैं, या न्यूक्लियस जो है खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, या न्यूक्लियस के पास का कुछ नेबरहुड का एरिया है जो कि उसकी शेप, फॉर्म और उसकी डेवलपमेंट के प्रोसीजर में रिस्पॉन्सिबल होता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एल्गी स्पीशीज जो है, एल्गा का एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिया गया, दैट इज द एस्टाबिलेरिया। एस्टाबिलेरिया जैसे कि डायग्राम नीचे दिखाई गई है, एक मल्टी सेलुलर एल्गा है जो कि सिंगल न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करती है, और इसकी ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसकी स्टेम है, और नीचे जो है वो राइजोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अम्ब्रेला टाइप इसकी जो है वो शेप होती है, ये इसकी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो अम्ब्रेला शेप कैप प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर और शेप की बेस पे इसकी एस्टाबिलेरिया की 2 स्पीशीज जो थी वो आइडेंटिफाई की गई थी, एस्टाबिलेरिया मेडिटेरेनी और एस्टाबिलेरिया क्रैनुलेटा। दोनों में डिफरेंस ये था कि दोनों 1 सेल पे ही कंसिस्ट करते थे, एक ही न्यूक्लियस था इनके अंदर, और इसमें जो डिफरेंस है उसकी कैप में आता है कि इसकी कैप जो है वो मेडिटेरेनी की एक स्मूथ होती है, और दूसरी की जो है वो शेप जो होती है कैप की वो डिफरेंट होती है। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसकी राइजोम में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसा ये दिखाया गया, एक छोटा सा न्यूक्लियस दिखाया गया है। अब एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, सिंगल इनमें क्योंकि न्यूक्लियस होता है तो हालांकि सिंगल न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करते हैं, लेकिन इसका साइज जो है वो सेंटीमीटर या इससे भी ज़्यादा ये इसकी ग्रोथ होती है। हेमरलिंग जो था उन्होंने शो किया था कि असल में अगर कैप इसकी रिमूव कर दी जाए तो उससे एक नई बन जाती है, यानी कि यहाँ से कैप रिमूव कर दी जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के पास होती है, तो इस वजह से दोबारा से कैप बन जाती है उसकी।
जो अब ये कैप कैसी बनती है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस जो कि राइजोम के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो उसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है वही न्यूक्लियस जो है वो दोबारा से वही कैप बनाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि इसके स्टेम कैप रिमूव की गई और इसके साथ जो थी वो एक स्टेम दूसरी स्पीशी की क्रैन्युलेटा की लगा दी गई। फिर जब देखा गया तो जो न्यू कैप बनी थी वो वही कैप बनी थी जिसका कि राइजोम जो था वो था, जो राइजोम के अंदर न्यूक्लियस था ना वही कैप आगे बनेगी। उसके बाद जो था दूसरा एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि इसमें से भी उन्होंने स्टेम रिमूव की, इसमें जो थी वो मेडिट्रानी की स्टेम अटैच की गई, लेकिन इस पर जो कैप बनी वो क्रैनुलेटा की ही कैप बनी। एक और एक्सपेरिमेंट में जब ये जो कैप की फॉर्मेशन थी वो असल में ये शो कर रही थी कि क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है और जो इसका न्यूक्लियस है उसके राइजोम में प्रेजेंट है, इसलिए स्टेम या इसके स्टॉक का अगर कोई पोर्शन रिमूव करके किसी दूसरी स्पीशी का लगा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैप उसी की बनती है जो कि न्यूक्लियस उसके राइजोम में प्रेजेंट है। इसी वजह से उन्होंने कहा क्योंकि न्यूक्लियस जो था वो उसकी बेस में प्रेजेंट था, उसके स्टॉक के अंदर नहीं प्रेजेंट था, इसीलिए जो रीजनरेट हुए, जो न्यू कैप की फॉर्मेशन हुई वो उसी रिस्पेक्टिव स्पीशी की थी जो कि उसके राइजोम में प्रेजेंट था, ना कि उसके साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करती थी। तो इसे असल में प्रूव किया गया कि असल में साइटोप्लाज्म ही वो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी न्यूक्लियस ही वो स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें जीन जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में वो सारे जीन्स और डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, लेकिन साइटोप्लाज्म का रोल जो है वो सिलेक्शन में होता है कि कौन से जीन्स को एक्टिव करना है, कौन से जीन को डीएक्टिवेट कर देना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि असल में सारी इन्फॉर्मेशन होती तो हमारे न्यूक्लियस के पास ही है, जीन्स के अंदर ही होती है, लेकिन उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देना, जिससे हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में हमारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेकिन किस में से क्या बनना है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो साइटोप्लाज्म